हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ किरण कुहार और मैं हूँ आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो ताकि हम अपना जो नया सेशन है, आज अपना जो टॉपिक 3 है वो शुरू करेंगे। टॉपिक 3 है हमारा कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिन, इसको शुरू करने वाले हैं। और कल हमने अपना जो सेकंड टॉपिक है फंडामेंटल कंसेप्ट इन ज्योग्राफी, फंडामेंटल कंसेप्ट इन जियोमॉर्फोलॉजी वो कंप्लीट कर लिया था। और साथ ही साथ हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है जियोलॉजिकल टाइम स्केल वो भी कंप्लीट हो गया है। आज हम करेंगे हमारा थर्ड टॉपिक कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिन। थोड़ा सा कॉन्टिनेंट एंड ओशियन के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम अपनी जो थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स है वो भी ज्वाइन कर ले और उसके बाद हम अपनी जो क्लास है वो शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको ग्रुप में बताया कि कल जो है आपका जो आज एनटीए ने अपडेट किया है कि आपका जो जून का एग्ज़ाम हुआ था उसका जो रिज़ल्ट है वो 26 या 27 जुलाई को रिलीज़ किया जाएगा। और अगर किसी ने अभी तक ये चेक नहीं किया कि उसके कितने मार्क्स बन रहे हैं या कितने क्वेश्चन ठीक हैं, कि से क्वेश्चन ठीक मैच नहीं किया तो वो मैच कर लो। और साथ ही साथ मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको बताया है कि कितने परसेंटेज चाहिए, कितने मार्क्स चाहिए, आपको कितने क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए। गुड इवनिंग अजय, गुड इवनिंग सविता। तो अगर किसी को कल के टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो वो अपना डाउट पूछ लो, नहीं तो हम अपना जो आज टॉपिक है कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिन शुरू करते हैं। Any doubt regarding your result? Any doubt you can ask me. So should we start? Should we start our session? Okay, no doubt. So let's start our session. सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये बताया है कि ये हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप है। जो भी मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है वो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकता है और उसका लिंक आपको यूट्यूब पे जो आपकी ज्योग्राफी की फ्री वीडियोस है उसमें मिल जाएगा। ये जो टेलीग्राम चैनल है आपका व्हाट्सएप ग्रुप है और आपका इंस्टाग्राम चैनल है, इस पे आपको लाइव अपडेट दिया जाता है। आपको लाइव अपडेट किया जाता है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपका रिज़ल्ट कब आएगा, कब एडमिट कार्ड रिज़ल्ट होंगे या नेट एग्ज़ाम कब तक निकलेगा। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इन ग्रुप्स में दी जाती है। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। उसके बाद ये देखो, ये हमारा जो दिसंबर है, दिसंबर का न्यू बैच चल रहा है। आपका न्यू बैच जो है यूट्यूब पर 3 जुलाई से आपकी डेमो क्लासेस शुरू हो गई थी। और यूट्यूब पे आपकी ज्योग्राफी की क्लास होती है सिर्फ मंडे और ट्यूसडे को 6 पीएम। बाकी के जो दिन हैं आपका वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे को आपकी क्लासेस होती हैं ऐप पर। तो जिसने भी यूट्यूब पे क्लासेस देखी नहीं है वो यूट्यूब पे क्लासेस को देख सकता है और अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको भी रिकमेंड करो ताकि वो भी यहाँ से जो है प्रॉफिट ले सकें। ये हमारी फिलर फॉर्म ऐप है और अगर इस फिलर फॉर्म ऐप पर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो मेरा ये जो कूपन कोड है किरण10 इसको यूज़ करो। आपको किरण10 कूपन कोड यूज़ करने से 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, चाहे वो कोई भी कोर्स हो, चाहे वो कॉमर्स हो, इकोनॉमिक्स हो, फिलोसफी हो, साइकोलॉजी हो, एजुकेशन हो, अगर आप उस पर मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको जो है 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये हमारे फिलर फॉर्म ऐप है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आप उस पे देखोगे कि आपको उस पे यूजीसी नेट एग्ज़ाम के पेपर 1 पेपर 2 की कोचिंग दी जाती है। आपको पीडीएफ दिया जाता है, आपको लाइव क्लास दी जाती है, आपको
एमसीक्यू भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड करे जाते हैं, आपको जो है पेपर 1 पेपर 2 दोनों की कोचिंग अवेलेबल। पेपर 1 की जो फीस है वो बहुत ही नॉमिनल और इकोनॉमिकल है, दैट इज 1999, और इससे भी आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो किरण10 तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद है आपका पेपर टू की भी जो आपकी फीस है वो है ₹1000 1999, और इस पे भी आप मेरा जो कूपन कोड है वो यूज करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अब अगर आप इन दोनों पेपर की पेपर 1 पेपर 2 की कंबाइंड कोचिंग लेना चाहते हो तो उसके लिए आपकी फीस रहेगी 2999, और आप इस पर अगर मेरा कूपन कोड यूज करते हो तो इस पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अब ये हमारा रोड मैप है कि हमें कैसे सिलेबस कवर करना है। सबसे पहले हम करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी, उसके बाद करेंगे क्लाइमेटोलॉजी, फिर करेंगे ओशनोग्राफी, फिर करेंगे ज्योग्राफी ऑफ इन्वायरमेंट, उसके बाद करेंगे हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बाद ज्योग्राफिक थॉट करेंगे, फिर ज्योग्राफिकल टेक्निक करेंगे, और ये जो लास्ट की 3 यूनिट है ये हमारी बहुत छोटी-छोटी यूनिट हैं, इनको हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे ये जियोमॉर्फोलॉजी का सिलेबस है, जियोमॉर्फोलॉजी के सिलेबस में हमारा टॉपिक 1 हो गया है, टॉपिक 2 हो गया है। आज हम करेंगे कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। ये वाला जो टॉपिक है आपका अर्थ इंटीरियर, अर्थक्वेक, अर्थ मूवमेंट और वल्केनिसिटी, हम ये वाला टॉपिक एक साथ पढ़ेंगे अभी हम। और ये जो आपका हिल स्लोप थ्योरी है, ये हिल स्लोप थ्योरी हम तब पढ़ेंगे जब हम फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी करेंगे। तो आज हम करेंगे कॉन्टिनेंट एंड ओशन, उसके बाद करेंगे थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी, फिर हम करेंगे रॉक से पहले हम करेंगे अर्थ इंटीरियर, फिर करेंगे रॉक, फिर करेंगे अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के बाद वल्केनिसिटी एंड लैंडफॉर्म, और ये अर्थ मूवमेंट्स वाला टॉपिक करेंगे, और उसके बाद फिर हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज हमारा ये जो टॉपिक है वो है हमारा कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेसिन। अब आपको सबसे पहले ये बताना है कि महाद्वीप और महासागर बेसिन क्या होते हैं। महाद्वीप और महासागरीय घाटियों को विश्व की, जो आपको मैंने रिलीफ ऑर्डर करवाया था आपको कल, तो कॉन्टिनेंट एंड ओशियन को फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर में रखा गया है। पूरे अर्थ की अगर बात करें 70.8% टोटल सरफेस एरिया ऑफ ग्लोब इज प्रेजेंटेड बाय ओशन, यानी कि 70.8%। अगर हम पूरे ग्लोब की, पूरे पृथ्वी की बात करें तो उस पे 70.8% एरिया पर सिर्फ है आपका पानी, और 29.2% एरिया पर है आपके कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप। कॉन्टिनेंट कौन सा भाग होता है? जो हमारे स्थिर भूखंड होता है। आपका ये जो स्टेबल तो नहीं बोल सकते, आपका जो ये दृढ़ भूखंड होता है, आपका लैंड मास, आपका धरातल वाले भाग को बोलते हैं कॉन्टिनेंट, और पानी वाले भाग को बोलते हैं ओशियन। तो 70.8% आपका वाटर वाला एरिया, 29.2% पार्ट पर है आपका कॉन्टिनेंट। ये जो डेटा है आपको एज इट इज आपको डेटा दे दिया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। स्टेटमेंट 1 में दे देंगे कि 70.8% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑन द ग्लोब इज रिप्रेजेंटेड बाय ओशियन, और सेकंड आपको स्टेटमेंट दे देंगे 21% 21% एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्टिनेंट। तो आपको ये परसेंटेज याद होना चाहिए। उसके बाद बोलते हैं इवन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट एंड ओशन इन बोथ हेमिस्फीयर इज नॉट यूनिफॉर्म। अब एक बात देखो कि अगर हम देखते हैं आपके अर्थ पे 2 हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में भी आपका जो पानी है, जो कॉन्टिनेंट है, जो ओशियन है, वो एक जैसा नहीं है। आपके उत्तरी गोलार्ध में लैंड वाला पार्ट ज्यादा है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को लैंड हेमिस्फीयर बोला जाता है, जबकि आपके दक्षिणी गोलार्ध में पानी वाला भाग ज्यादा है, इसलिए दक्षिणी भाग को वाटर हेमिस्फीयर बोला जाता है, ठीक है। तो ये देखते हैं विश्व के कुल सतह का लगभग 70.8% भाग महासागर, 9.2% भाग आपके महाद्वीप है, और दोनों गोलार्धों में जो महाद्वीप और महासागर है उनका वितरण भी एक सा नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। अब ये कहते हैं कि देयर इज ओवरवेलमिंग डोमिनेंस ऑफ लैंड एरिया इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर,
यानी कि उत्तरी गोलार्ध में भूमि क्षेत्रों का अत्यधिक प्रभुत्व है। अभी अभी मैंने बताया कि आपका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लैंड एरिया है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को बोला जाता है लैंड हेमिस्फीयर। उसके अलावा अपोजिट देखें तो आपका जो सदर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर में आपका भूमि वाला भाग कम है, आपका पानी वाला भाग ज्यादा है, इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर को बोला जाता है वाटर हेमिस्फीयर। अब लैंड हेमिस्फीयर मेरे को कमेंट करके बताओ किसको बोला जाता है। ऐसे लिखना है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज इक्वल टू दिस हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर इज इक्वल टू दिस हेमिस्फीयर। मुझे बताओ लैंड हेमिस्फीयर और वाटर हेमिस्फीयर कौन से हेमिस्फीयर को बोला जाता है। ये जो लैंड हेमिस्फीयर है, यानी कि आपका जो लैंड हेमिस्फीयर है, लैंड हेमिस्फीयर में 83% जो पार्ट है वो लैंड पार्ट है, और जो आपका 17% पार्ट है वो आपका वाटर पार्ट है। ऐसे ही आपका जो वाटर हेमिस्फीयर है उसमें 90.6% जो पार्ट है वो टोटल ओशियनिक एरिया का पार्ट है, बाकी जो 10% पार्ट है वो है आपका लैंड पार्ट। ठीक है, तो इस प्रकार भूमि गोलार्ध विश्व के कुल भूमि क्षेत्र का 83% प्रतिनिधित्व करता है, जबकि आपका जल गोलार्ध विश्व के कुल समुद्री क्षेत्रों का 90.6% भाग वहन करेगा, कवर करता है। अब ये देखो, ये है आपका लैंड हेमिस्फीयर, ये है आपका वाटर हेमिस्फीयर। ये देखो वाटर की अवेलेबिलिटी, ये वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है और लैंड की अवेलेबिलिटी कम है, इसलिए इसको बोला जाता है वाटर हेमिस्फीयर। और यहाँ पे लैंड पार्ट ज्यादा है और वाटर पार्ट कम है, इसलिए इसको बोला जाता है आपका लैंड हेमिस्फीयर। ठीक है, तो अब ये कॉन्टिनेंट एंड ओशियन तो हमने पढ़ लिया कि कैसे कैसे आपके कॉन्टिनेंट एंड ओशियन है। आपका सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बाद अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद है आपका यूरोप, और यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो है आपका एशिया, और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है आपका ऑस्ट्रेलिया। टोटल 7 continents are there in our earth, out of which the largest one is Asia and the smallest one is Australia. And total ocean are, total largest ocean 5, and the name is Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean. Okay, so total Antarctica Ocean. After that, there are some small oceans and seas are also Black Sea, Caspian Sea, Marmara Sea, Caribbean Sea. So there are small sea also. Okay. तो आपको ये जो क्राइटेरिया है ये आपको लर्न करना है कि सबसे बड़ा आपका सबसे बड़े से छोटा आपके कॉन्टिनेंट कौन सा है, और सबसे बड़ा ओशन से सबसे छोटा ओशन कौन सा है, ये ऑर्डर में असेंडिंग या फिर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में याद रख लो, क्योंकि आपको ये ऑर्डरिंग पेपर में आती है। अब देखो, अब हमने एक कॉन्टिनेंट की बात कर ली कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। अब हमें बात करने की इन कॉन्टिनेंट का ओरिजिन कैसे हुआ है, कैसे ये बने हैं, तो इसके रिगार्डिंग आपकी 2 थ्योरी दी गई है। आपकी सबसे पहली दी गई है टेट्राहेड्रल थ्योरी, उसके बाद दी गई आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अभी जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, इस ये दी गई आपके अल्फ्रेड वेगनर द्वारा, बट अल्फ्रेड वेगनर से भी पहले आपकी जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस है वो दी गई थी एफ.बी. टेलर के द्वारा। तो अब सबसे पहले पढ़ते हैं टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस क्या है। ये देखो, ये है आपकी टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस। इस ये टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, इसमें ट्रायंगुलेशन और जो ज्योमेट्रिकल मेथड है वो यूज किए गए हैं, ज्योमेट्रिकल मेथड यूज किए गए हैं ओशियन बेसिन को और उनके ओरिजिन की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अटेम्प्ट किया किसको सोल्व करने का, जो कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन है उनके ओरिजिन को सोल्व करने की प्रैक्टिस की उन्होंने, और उन्होंने बताया, और इस बेस पे उन्होंने बताया कि जो आपका टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस दी, और जिसमें उनका बेस था प्रिंसिपल ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के बेस पे, और इसमें इन्होंने एक टेट्राहेड्रन जो यानी कि एक टेट्राहेड्रल
टेट्राहेड्रन का यूज किया, जो क्या एक सॉलिड बॉडी है जिसके 4 इक्वल प्लेन सरफेस है और जिसकी हर एक साइड क्या है, एक जिसकी हर एक साइड पे क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्या है, हर एक साइड पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसमें आपको याद रखना है टेट्राहाइड्रल हाइपोथेसिस रिलेटेड है आपके कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन के ओरिजिन से। किस प्रिंसिपल पर बेस है, प्रिंसिपल ऑफ ज्योमेट्री पर बेस्ड है। किसने दी है, आपके लोथियन ग्रीन ने दी है। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट वर्क है टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस के रिगार्डिंग वो है आपके लोथियन ग्रीन का। और कब दी है लोथियन ग्रीन ने, ये 1875 में। और इसमें इन्होंने एक ट्रायंगल का यूज किया है, एक टेट्राहेड्रन का यूज किया है, जिसके क्या है, जिसके 4 इक्वल प्लेन है और हर एक प्लेन पे क्या है, आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं चतुष्फलकीय परिकल्पना। और कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया था, आपका जो महाद्वीपों की उत्पत्ति और जो महासागरीय घाटियां हैं, इनकी उत्पत्ति, इनके ओरिजिन से रिलेटेड सोल्व करने की कोशिश की। और किसके बेस पे, ज्यामितीय सिद्धांत के बेस पे। और ये किसने की है, आपके लोथियन ग्रीन ने ज्योमेट्रिकल प्रिंसिपल पर ये थ्योरी दी है 1875 में। ठीक है, अब है, ये आपके हैं कॉन्टिनेंट। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया। एशिया के बाद आपका अफ्रीका। अफ्रीका के बाद है आपका नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के बाद अंटार्कटिका। फिर है आपका यूरोप और सबसे छोटा है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऐसे आपके ओशियन हैं, सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशियन, सेकंड है अटलांटिक ओशियन, थर्ड इज इंडियन ओशियन, एंड फोर्थ इज आर्कटिक ओशियन, and fifth one is Antarctic Ocean. So 5 oceans are there on Earth which are largest, and according to descending order, the largest ocean of our Earth is Pacific, second largest ocean is Atlantic, third largest ocean is Indian, fourth largest ocean is Arctic Ocean, and fifth largest one is Antarctica Ocean. So learn name of these. If you have any query, वाटर हेमिस्फीयर सब अजय ने बोला है। सविता, मैं वैसे बोलती तो बेटा हिंदी में ही हूँ। लैंड स्फीयर नॉर्दर्न पार्ट, वाटर हेमिस्फीयर सदर्न पार्ट, हेमिस्फीयर सदर्न पार्ट। इन ग्रीन पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, अंटार्कटिका एंड आर्कटिक। वेरी गुड, वेरी गुड श्रद्धा एंड अजय एंड सविता. You all are participating in class, and you all are interesting to do study, you all are interested to do your study. So good luck to all of you, and very good अजय। 7 ocean आपने, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, आप ये साथ के साथ लिख के देख लिया करो, आपको यहीं पे क्लास में याद हो जाते हैं। सबको लिख के देखना है, ठीक है। अब हम जो है थ्योरी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ड्रिफ्ट थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, हाइपोथेसिस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक किसी का भी कोई भी डाउट नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। तो हमारा सबसे पहले है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस ऑफ टेलर, यानी कि आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना या महाद्वीपीय बहाव परिकल्पना किसने दी है, आपके एफ.बी. टेलर ने। इंग्लिश में देख लेते हैं, उसके बाद ये मैं हिंदी में ही बताऊंगी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये जो हाइपोथेसिस है ये दिया आपके एफ.बी. टेलर ने। अब एक आपका डिफरेंस होता है हाइपोथेसिस और थ्योरी में, ये मैंने आपको काफी बार बता दिया है। हाइपोथेसिस सिर्फ एक स्टेटमेंट होती है जो कि प्रूव्ड नहीं होती है, जबकि आपकी थ्योरी जो होती है आपकी प्रूव्ड स्टेटमेंट होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोल दूं आज बारिश होने वाली है,
या फिर मैं ये बोल दूं कि आज सूर्य ग्रहण होगा। लेकिन जब तक मैं इस अप ये जब मैंने ये बात बोल दी आज सूर्य ग्रहण होगा, तो ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट है, एक अजम्पशन है, एक इमेजिनेटिव स्टेटमेंट है कि हाँ ऐसा हो सकता है। जब तक मैं अपनी स्टेटमेंट को एविडेंस के साथ प्रूव करके नहीं दिखा देती, तब तक ये जो हाइपोथेसिस है थ्योरी में नहीं बदलती है। हाइपोथेसिस कौन सी होती है, जो प्रूव्ड नहीं होती है, लेकिन थ्योरी आपकी प्रूव्ड होती है। इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू हाइपोथेसिस। बट कभी कभी वे हाइपोथेसिस भी पूछ लेते हैं कि किसने दिया ये हाइपोथेसिस। तो आपका जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत नहीं, महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना है, वो दी है आपके एफ बी टेलर ने। एफ बी टेलर ने ये अपना ये जो कंसेप्ट है ये कब पोस्टुलेट किया, हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये कंसेप्ट किसका है, आपके एफ बी टेलर का। एफ बी टेलर कहते हैं कि ये जो महाद्वीप है, ये आपके ये जो कॉन्टिनेंट है, ये हॉरिजेंटली कोई वेस्ट मूव कर रहा है, कोई ईस्ट मूव कर रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, ये कैसे जा रही है, ये क्यों जा रहे हैं। इस वजह से उनके दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये जो आपका हॉरिजॉन्टल क्षैतिज जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कॉन्टिनेंट का, वो क्यों हो रहा है। इनके सामने ये प्रॉब्लम आई और इन्होंने अपने ये कंसेप्ट दिया 1908 में। लेकिन इनका जो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस है ये पब्लिश हुआ आप 2 साल के बाद 1910 में, ठीक है। लेकिन इनका जो मेन पर्पस था उनकी हाइपोथेसिस का, वो क्या करना था, उनका मेन पर्पस था हाइपोथेसिस का ये एक्सप्लेन करना द प्रॉब्लम ऑफ ओरिजिन ऑफ फोल्डेड माउंटेन ऑफ टर्शियरी पीरियड। टर्शियरी पीरियड के ये जो फोल्डेड माउंटेन है, जैसे आपका हिमालय है, जैसे आपका आल्प्स पर्वत है, आपका कोकेशस पर्वत है, रॉकीज है, एंडीज है। देखो ये है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में ये साउथ नॉर्थ टू साउथ ये जो आपकी पर्वतमाला है, इसको बोला जाता है रॉकी। साउथ अमेरिका में ये जो पर्वतमाला है इसको बोला जाता है आपका एंडीज। उसके बाद यूरोप में जो आपकी ये पर्वतमाला ये है यूराल माउंटेन। यहाँ पे आपके आल्प्स माउंटेन है। अफ्रीका में आपके एटलस माउंटेन है। एशिया में आपके इंडिया में आपका पड़ता है हिमालय। हिमालय के आप ऊपर भी आपके जो काफी जो माउंटेन्स है वो हैं। और ऑस्ट्रेलिया में है द ऑस्ट्रेलिया में है आपका यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। और यहाँ पे एक है ग्रेट बैरियर रीफ। वो बैरियर रीफ क्या है, आपका कोरल से बनी है। तो उनके दिमाग में आया कि आपका जो रॉकीज और एंडीज का ये नॉर्थ टू साउथ जो डायरेक्शन में फैले हुए हैं, और ये जो हमारे हिमालय वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में फैले हुए हैं, ये कैसे हैं, ये कैसे बने हैं, इन माउंटेन का ओरिजिन कैसे हुआ है। द नॉर्थ साउथ अरेंजमेंट ऑफ रॉकी एंड एंडीज एंड वेस्ट ईस्ट एक्सटेंट ऑफ एल्पाइन माउंटेन, यानी कि आपका हिमालय, कोकेशस और आल्प्स। कहते हैं कि कुछ पर्वत तो जो है टर्शरी पीरियड के वो लंबाई में यानी कि नॉर्थ टू साउथ फैले हुए हैं, जबकि कुछ पर्वतमालाएं हमारे वेस्ट टू ईस्ट हॉरिजॉन्टल फैली हुई है। ये जो कंडीशन है इनके सामने एक सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करती है टेलर के सामने, जिसके लिए इन्होंने अपनी थ्योरी दी है कौन सी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस। हिंदी में देख लेते हैं कि टेलर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है ये एफ बी टेलर ने दिया है। कब, और इसमें क्या बताया, महाद्वीपों के क्षैतिज विस्थापन की अपना कंसेप्ट इन्होंने 1908 में प्रस्तुत किया। लेकिन इसका जो पब्लिकेशन है, प्रकाशन, वो 1910 में ही हो सका। और इनकी जो परिकल्पना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि वलित पर्वतों की उत्पत्ति की समस्याओं को समझाना था। जो टर्शरी पीरियड के जो माउंटेन्स थे, उनका जो फोल्डेड माउंटेन्स थे उनका ओरिजिन कैसे हुआ। उन्होंने बोला जो रॉकीज और एंडीज है वो उत्तर से दक्षिण फैले हुए हैं, जबकि आपके अल्पाइन माउंटेन पूर्व से पश्चिम। ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो टेलर के सामने ये एक गंभीर समस्या खड़ी कर दी, जिसका उन्होंने सावधानी पूर्वक व्याख्या की आवश्यकता समझी, ठीक है। उसके बाद कहते हैं द कंसेप्ट ऑफ टेलर थस इज कंसिडर टू बी द, तो आपका अगर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी तो आपकी मानी जाती है वैगनर की। लेकिन अगर जो आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है उसमें अगर पहला अटेम्प्ट माना जाता है कि सबसे पहले किसने बात शुरू की, तो वो देखो
वो आपके जो टेलर है, टेलर को सबसे पहला फर्स्ट अटेम्प्ट माना जाता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में। लेकिन जो आपके एंटोनियो सिनाइडर थे, उन्होंने ड्रिफ्ट वर्ड यूज किया था पहले ही 1858 में फ्रांस में। और ये ड्रिफ्ट वर्ड यूज उन्होंने क्यों यूज किया था? स्नाइडर ने ये यूज किया था जो आपके कार्बनीफेरस पीरियड है। कार्बनीफेरस पीरियड में जो ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में जो फॉसिल में, यानी कि आपका कोल पेट्रोल, इनमें जो सिमिलैरिटी मिलती है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ओटो एंटोनियो सिनाइडर ने आपका ड्रिफ्ट वर्ड यूज किया था। तो ये कहते हैं कि जो टेलर है, टेलर की अवधारणा को महाद्वीपीय बहाव के क्षेत्र में पहला प्रयास माना जाता है। हालांकि जो आपके एंटोनियो सिनाइडर थे, उन्होंने वर्ष 1858 में फ्रांस में बहाव के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। लेकिन सिनाइडर ने जो आप किस लिए यूज किया था ये ड्रिफ्ट वर्ड, कार्बनीफेरस पीरियड में जो कोयला की परतें, सिमिलर परतें मिली थी नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में, उसकी व्याख्या करने के लिए सिनाइडर ने बहाव का यूज किया था। तो ये देखो, ये आपका क्या है, एक बात और याद रखना, कभी भी आपका जो कॉन्टिनेंट है वो मूव नहीं करते हैं, हमेशा मूव कौन करते हैं? ये प्लेट मूव करते हैं। इन प्लेट के ऊपर हमारे कॉन्टिनेंट बसे हुए हैं। तो अगर हमारे कॉन्टिनेंट, ये प्लेट मूव करते हैं तो हमारे कॉन्टिनेंट अपने आप ही मूव करते हैं। कॉन्टिनेंट आपकी प्लेट का पार्ट है, ना कि कॉन्टिनेंट खुद मूव करते हैं। कॉन्टिनेंट पृथ्वी पर ये जो दृढ़ भूखंड है, इनका एक अभिन्न अंग है। और इसकी वजह से ही कॉन्टिनेंट जो है वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, ऐसे इनकी मूवमेंट होती रहती है। कभी ये साउथ पोल की तरफ इनकी मूवमेंट होती है, कभी नॉर्थ पोल की, कभी इक्वेटर की तरफ, कभी वेस्टवर्ड, कभी नॉर्थवर्ड, कभी ईस्टवर्ड। तो ऐसे हमारे जो प्लेट्स हैं उनकी मूवमेंट होती रहती है, और साथ ही साथ इन प्लेट पर बसे हमारे कॉन्टिनेंट्स की भी मूवमेंट होती है। तो कुल मिला के आपको जो आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस है एफ बी टेलर की, उसमें यह याद रखना है कि एफ बी टेलर ने अपना ये कंसेप्ट जो है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का, वो 1908 में दिया है, लेकिन ये पब्लिश हुआ है 1910 में। और उनके सामने क्या प्रॉब्लम थी जिसका इन्होंने क्या किया, सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, या सॉल्यूशन प्रोवाइड करना जरूरी समझा। जो आपके टर्शरी पीरियड के फोल्डेड माउंटेन थे, उनका जो अरेंजमेंट था नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, इसने एफ बी टेलर के सामने एक गंभीर समस्या प्रस्तुत कर दी, और इसलिए उन्होंने अपना जो ये हाइपोथेसिस है वो दिया। अब हमारा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब थ्योरी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एज कंपेयर टू हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में बस आपको उसका नाम याद रखना, जो मेन मेन पॉइंट है वो याद रखने हैं। सविता एफ बी टेलर का मैं पूरा नाम आप फ्रेडरिक, आपको मैं एक बार कंफर्म करके कंप्लीट नेम बता दूंगी, कल आप एक बार मेरे से पूछ लेना क्लास में, नहीं तो मैं ग्रुप में मैसेज जो है छोड़ दूंगी कि एफ बी टेलर का कंप्लीट नेम क्या है। ठीक है। वेरी गुड अजय, वेरी गुड अजय। अजय देखो कितनी प्रैक्टिस कर रहा है, ऐसे प्रैक्टिस करोगे तब काम बनेगा, क्योंकि एग्जाम आपका प्रैक्टिस मांगता है, विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं होता है। अब हमारा जो है, ओ वेट, अब हमारा जो थ्योरी है वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर। अब हम वेगनर की थ्योरी कर रहे हैं। थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एज कंपेयर टू हाइपोथेसिस। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वेगनर की, उसका क्या एम है। थ्योरी के बारे में थोड़ा सा जब बेसिक इंट्रो है वेगनर ने जो दिया है उसकी स्टडी करते हैं।
तो आपके वैगनर का कंप्लीट नेम है प्रोफेसर अल्फ्रेड वैगनर। कहाँ के हैं ये याद रखना, ये जर्मनी के हैं। और शुरुआत में ये क्या थे, एक मेट्रोलॉजिस्ट यानी कि मौसम विज्ञानी थे। क्या थे, जर्मनी के प्रोफेसर अल्फ्रेड वैगनर मुख्य रूप से मौसम विज्ञानी थे। दूसरा, इन्होंने अपना जो कंसेप्ट है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये कब दिया, 1912 में। ठीक है, लेकिन बट इट कुड नॉट कम इन लाइट, लेकिन 1922 तक इसकी कोई ज्यादा प्रसिद्धि नहीं हुई, इसको कोई ज्यादा जानता नहीं था। लेकिन 1922 के बाद इनकी जो कंसेप्ट है, इनकी जो बुक है डाई एंटेशहंग डर कॉन्टिनेंटे एंड ओजेने, इसका ट्रांसलेशन हुआ 1924 में इंग्लिश में। और उसके बाद इनकी ये जो थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये इसको इनकी प्रसिद्धि मिली इनकी थ्योरी को। ठीक है, उसके बाद जो वैगनर है, वैगनर की डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस वाज बेस्ड ऑन द वर्क एंड फाइंडिंग ऑफ अ, अब ये कहते हैं जो वैगनर है ना, वैगनर की जो डिस्प्लेसमेंट यानी कि वैगनर का जो ये विस्थापन सिद्धांत है, ये सिर्फ एक वैगनर के अकेले काम का जो है आउटपुट नहीं है, ये बहुत सारे वैज्ञानिक के कार्यों, उनके निष्कर्षों पर आधारित है। यानी कि बहुत सारे आपके जियोलॉजिस्ट, पैलियोक्लाइमेटोलॉजिस्ट, पैलियोन्टोलॉजिस्ट और जो जियोफिजिस्टिस्ट हैं, इन सब ने मिलके काम किया और उन सब के काम को कंपाइल करके वैगनर ने अपनी ये थ्योरी दे दी। इसलिए वैगनर की जो डिस्प्लेसमेंट थ्योरी है वो सिर्फ एक फाइंडिंग पर, सिर्फ वैगनर की फाइंडिंग पर डिपेंड नहीं करती, वो बहुत सारे साइंटिस्ट के वर्क पर बेस्ड है। ठीक है, तो ये मैंने हिंदी में देख लो कि जर्मनी के प्रोफेसर है अल्फ्रेड वैगनर और मुख्य रूप से ये मौसम विज्ञानी थे। दूसरा, इन्होंने वर्ष 1912 में महाद्वीपीय बहाव पर अपनी जो अवधारणा है उसका प्रतिपादित किया था, लेकिन ये तब तक प्रकाश में नहीं आ सकी 1922 तक, जब उन्होंने अपनी ये बुक का जो है अंग्रेजी में अनुवाद जब किया ना 1924 में अनुवाद करने के बाद इनकी इस थ्योरी को जो है प्रसिद्धता मिली है। और वैगनर की जो ये विस्थापन परिकल्पना है कई वैज्ञानिकों के कार्यों और निष्कर्षों पर बेस्ड है, सिर्फ अकेले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आपके वैगनर की नहीं है। वैगनर की इस थ्योरी में बहुत सारे साइंटिस्ट ने, जियोऑन्टोलॉजिस्ट ने, जियोफिजिस्ट ने मिलके काम किया है और उन सब का ये कंपाइल्ड वर्क है आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस। आप देखो मेन प्रॉब्लम याद रखना, प्रॉब्लम क्या थी वैगनर के सामने जिसकी वजह से इन्होंने अपनी ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी, वो थी क्लाइमेटिक चेंज। उन्होंने पृथ्वी के अलग पार्ट पर, जैसे इन्होंने देखा कि जो इंडिया है, ब्राजील है, वहां पे सेम ग्लेशिएशन मिला है, सेम पीरियड में ग्लेशियर, सेम पीरियड में स्नोफॉल हुई है। ठीक है, ये देखते हैं जो नॉर्थ अमेरिका है और आपका यूरोप है, इन दोनों को अगर एक साथ फिट कर दिया जाए तो वो फिट हो जाएंगे। तो ये जो प्रॉब्लम थी उनके दिमाग में क्लाइमेटिक चेंज। अब आपका क्वेश्चन में आया हुआ है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के रिगार्डिंग ठीक नहीं है, तो उसमें क्लाइमेटिक चेंज की जगह डाला हुआ था आइस एज। तो जो आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो आइस एज से रिलेटेड नहीं है, वो क्लाइमेटिक चेंज से रिलेटेड है। आइस एज तो हमारा प्लीस्टोसीन में एडवर्ड ब्रुकनर और एल्बर्ट पेंक ने 4 आइस एज के बारे में बताया था और लुइस अगासिस ने हमारे आइस एज के बारे में बताया था। तो इनके सामने दो प्रॉब्लम थी जिसको इसने दो तरीके से एक्सप्लेन किया। सबसे पहले तो ये कहते हैं इफ कॉन्टिनेंट रिमेन स्टेशनरी, कि जो आपके अगर आपके जो कॉन्टिनेंट है वो अपनी जगह पे रही है, अपने प्लेस पे रही है, पूरे जियोलॉजिकल हिस्ट्री में अर्थ पे अपनी जगह पर ही रही है महाद्वीप, तो आपके जो क्लाइमेटिक जोन है यानी कि ट्रॉपिकल जोन कभी पोलर पे शिफ्ट हो गया, पोलर कभी ट्रॉपिकल जोन पे आ गया, तो उनमें शिफ्ट हुआ होगा। तो ये कहते हैं जो क्लाइमेटिक जोन है ना इनमें शिफ्ट हुआ होगा, वे एक रीजन से दूसरे रीजन पर जो है गए होंगे और इसलिए एक पर्टिकुलर रीजन में सेम जो सिचुएशन है, सेम क्लाइमेटिक कंडीशन या वेरिंग क्लाइमेटिक कंडीशन मिलती है टाइम टू टाइम। दूसरा ये बोलते हैं इफ क्लाइमेटिक जोन रिमेन, अगर आपके जो क्लाइमेटिक जोन सेम है अपनी जगह पर ही रहे हैं,
कि ट्रॉपिकल एरिया पर, टेम्परेट पर, पोलर एरिया पे। तो हमारे जो लैंड मास हैं, उन्होंने जो डिस्प्लेसमेंट है, उन्होंने जो ड्रिफ्ट है, उनमें ड्रिफ्ट हुई होगी। ठीक है, तो ये दो बातें बताई हैं वेगनर ने। वेगनर के समक्ष जो समस्या थी उसका स्पष्टीकरण उन्होंने कैसे बताया, उसको दो प्रकार से समझाया कि यदि पृथ्वी के पूरे भूवैज्ञानिक इतिहास में महाद्वीप अपने स्थान पर स्थिर रहे हैं, तो जो जलवायु क्षेत्र है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर उनमें क्या हुआ होगा, स्थानांतरण हुआ होगा, और समय समय पर जो जलवायु की परिस्थितियां है इस प्रकार बदलती रही होंगी। और दूसरा बोलते हैं, यदि जलवायु क्षेत्र स्थिर रहे होंगे तो जो भूभाग है वो विस्थापित हुए होंगे और बहे होंगे। तो ये जो मेन प्रॉब्लम है और उनका जो एक्सप्लेनेशन है ये याद रखना है आपका। अब ये कहते हैं इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वेगनर का, इनकी डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस के पीछे वो ये एक्सप्लेन करना है कि ये क्लाइमेटिक चेंज जो पूरे अर्थ पे, ये जो ग्लोबल क्लाइमेटिक वैश्विक जलवायु परिवर्तन जो हुआ है, जो कि हमारे पास्ट अर्थ हिस्ट्री पे पृथ्वी के अतीत के दौरान हुआ है, तो उसको फाइंड आउट करना था कि ये आपका जो क्लाइमेटिक चेंज है ये क्यों हुआ है। ये फाइंड आउट करना इनका जो है मेन वर्क था। अब हमारी जो ये थ्योरी है, थ्योरी की हम पढ़ रहे हैं बेसिक प्रीमाइस। बेसिक प्रीमाइस का मतलब है हम अजम्पशन क्या ले रहे हैं, क्या क्या जो हमारे वेगनर है, वेगनर ने अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए किन किन अजम्पशंस का सहारा लिया है। तो सबसे पहली अजम्पशन ये है कि एडवर्ड ह्यूजेस को मानते हुए जो वेगनर है, वेगनर ने ये बिलीव किया कि जो अर्थ है वो 3 लेयर से मिलके बनी है, दैट इज सियाल, सीमा, निफे, और इन अनदर वे यू कैन से दैट क्रस्ट मेंटल कोर। तो ये माना इन्होंने, इन्होंने भी ये माना, एडवर्ड ह्यूजेस तो मानते ही मानते हैं कि आपका जो अर्थ है वो 3 लेयर से मिलके बना है, सियाल, सीमा और निफे। और साथ ही साथ जो हमारे वेगनर है वो भी मानते हैं कि जो अर्थ है वो 3 लेयर से मिलके बना है, दैट इज सियाल, सीमा एंड निफे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू वेगनर, कॉन्टिनेंट्स और सियालिक मासेस वर फ्लोटिंग ऑन सीमा। देखो, ये जो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट को हम बोलते हैं सियार, और जो आपका ओशन है उनको बोलते हैं हम सीमा। तो वैगनर कहते हैं कि जो आपके कॉन्टिनेंट है ना, वे इस ओशियन पर बिना किसी विरोध के जो है तैर रहे हैं। यानी कि ये जो कॉन्टिनेंट प्लेट है, ओशनिक प्लेट का किसी भी तरीके से क्या है, विरोध नहीं करती है। और यही इनकी थ्योरी का क्या है, क्रिटिसिज्म है। इन्होंने पहले तो बोला कि कोई विरोध नहीं करता, कॉन्टिनेंट और ओशियन एक दूसरे पे आराम से तैर रही है, और बाद में ये कहते हैं कि कॉन्टिनेंट और ओशियन प्लेट एक दूसरे का रेजिस्टेंस करते हैं। तो इसकी वजह से इनका क्या हुआ है, क्रिटिसिज्म हुआ है। थर्ड, इन्होंने ये बोला, जो इनके पास एविडेंस है उनके बेस में ये बताया कि जो कार्बनीफेरस पीरियड था, कार्बनीफेरस पीरियड में जितने भी ये लैंड मास थे जो आज दूर दूर हैं, वो सब क्या थे, एक साथ थे, और उन सबको बोला गया है पेंजिया। और इस बाहर पेंजिया के चारों तरफ जो ये वाटर बॉडी थी इसको बोला है पेंथालासा। अब यहाँ पे इनके क्रिटिसिज्म का क्या काम था, क्या क्रिटिसिज्म हुआ, इन्होंने सिर्फ ये बताया, कार्बनीफेरस पीरियड में ही पेंजिया को बताया, कार्बनीफेरस पीरियड से अपनी थ्योरी की शुरुआत की। इन्होंने अपनी थ्योरी की शुरुआत करने पर ये नहीं बताया कि कार्बनीफेरस पीरियड से पहले पेंजिया कैसा था, कार्बनीफेरस पीरियड से पहले पेंजिया की लोकेशन क्या थी, कैसे कॉन्टिनेंट थे या नहीं थे। बट इन्होंने स्टार्टिंग ही कहां से की, कार्बनीफेरस पीरियड से, इसलिए ये इनकी थ्योरी का क्रिटिसिज्म भी है अजम्पशन के साथ साथ। हिंदी में देख लेते हैं कि एडवर्ड सुयस के बाद जो वेगनर है, वेगनर ने पृथ्वी की 3 परत प्रणाली में विश्वास किया है, सियाल, सीमा और निफे। और सेकंड है, वेगनर के अनुसार जो आपके महाद्वीप यानी कि आपके सियाल, जो सियालिक मासिक मासिस और आपके सीमा मासिस यानी कि आपके ओशन एक दूसरे पर तैर रहे हैं बिना कोई रेजिस्टेंस है। यानी कि पहले तो ये अजम्पशन में बोल देते हैं कि सियाल, सीमा एक दूसरे पर तैर रहे हैं और दोनों एक दूसरे का कोई विरोध नहीं करते हैं, और बाद में फिर ये बोलते हैं कि महाद्वीप और जो महासागर है वे एक दूसरे पर विरोध के साथ क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं। तो जिसकी वजह से ये इनकी थ्योरी का क्रिटिसिज्म है। और थर्ड, मैंने ये बता दिया
कि कार्बोनिफेरस पीरियड में इन्होंने बताया कि सारे जो भूभाग थे वो एक साथ थे और इनको एक साथ मिलाकर नाम दिया गया पेंजिया, और उसके चारों तरफ जो पानी वाला भाग था उसको नाम दिया गया पेंथालासा। अब ये देखो, ये आपका सारे लैंडमास एक साथ थे कार्बोनिफेरस पीरियड में, तो इसको बोला गया है कार्बोनिफेरस पीरियड में, इसको नाम दिया गया इस पूरे लैंडमास को पेंजिया। और ये पेंजिया के चारों तरफ ये पानी वाला जो भाग था, ये पानी का जो पार्ट था, इसको बोला गया पेंथालासा। आज पेंथालासा का जो बचा हुआ भाग है वो है पैसिफिक ओशियन। और ये देखो, ये है आपकी सियाल और ये है सीमा। इन्होंने बताया जो सियाल है वो सीमा पर बिना रेजिस्टेंस के तैर रहा है, बिना किसी विरोध के, जबकि बाद में वैज्ञानिक कहते हैं कि सियाल सीमा पर रेजिस्टेंस के साथ विरोध के साथ तैर रहा है, यानी कि सीमा सियाल का क्या करती है, विरोध करती है, उसकी गति को क्या कर देती है, अवरुद्ध कर देती है। ठीक है, उसके बाद assumption है कि there were several smaller inland seas scattered over Pangaea। ये कहते हैं, ये अब इन्होंने इस सी का नाम बताया है कि पेंजिया के चारों ओर वाटर बॉडी थी, उस वाटर बॉडी को नाम दिया गया है पेंथालासा। और आज पेंथालासा का जो बचा हुआ भाग है वो है पैसिफिक ओशियन। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ये पॉइंट कि पेंजिया के चारों ओर जो ये पानी वाला भाग है इसको बोला जाता है पेंथालासा। अब ये कहते हैं कि अब ये कहते हैं, ये देखो, ये आपका जो पेंजिया है ना, पेंजिया के दो पार्ट हो गए। नॉर्दर्न पार्ट को बोला गया है लोरेशिया या अंगारा लैंड, और सदर्न पार्ट को बोला गया है गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो ये कहते हैं कि लोरेशिया अब लोरेशिया में कौन कौन था, इस लोरेशिया से या अंगारा लैंड से बना है आपका नॉर्थ अमेरिका निकला है, आपका यूरोप निकला है, इससे आपका एशिया का नॉर्दर्न पार्ट निकला है। ठीक है, और वही जो गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड पेंजिया का सदर्न पार्ट है, इससे बना है आपका साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सदर्न पार्ट है पेंजिया का। उसके बाद इन्होंने जो साउथ पोल की लोकेशन है वो भी बताई। आज जो साउथ पोल हमारा डरबन के पास है वो उस टाइम पे कहाँ पे था, नेटाल में, कार्बोनिफेरस पीरियड में। अब ये देखो, ये इनका क्रिटिसिज्म है कि ही डज नॉट डिस्क्राइब द कंडीशन ड्यूरिंग प्री कार्बोनिफेरस टाइम। इन्होंने प्री कार्बोनिफेरस यानी कि कार्बोनिफेरस पीरियड से पहले की सिचुएशन को डिस्क्राइब नहीं किया, जिसकी वजह से इनकी थ्योरी का क्या किया जाता है, क्रिटिसिज्म किया जाता है। ये हिंदी में और देख लेते हैं कि आपके लोरेशिया से कौन कौन सा निकला है, उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया। और गोंडवाना लैंड से आपका साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये निकले आपके पेंजिया के दक्षिणी भाग से। और ये भी बताया, दक्षिणी ध्रुव के बारे में बताया, जो आज डरबन के पास है वो पहले अफ्रीका के नेटाल के पास था कार्बोनिफेरस पीरियड में। और इन्होंने कार्बोनिफेरस काल से पहले की स्थितियों का वर्णन नहीं किया है। तो ये प्रीमाइस थी। अगर इन प्रीमाइस से रिलेटेड अगर इन प्रीमाइस से रिलेटेड किसी को भी कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है, क्योंकि ये प्रीमाइस जो है ना आपको एज इट इज याद होनी चाहिए। आपकी इन प्रीमाइसिस से क्वेश्चन आता है, आपको इन प्रीमाइस से ही 4 स्टेटमेंट दे दी जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी एक स्टेटमेंट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और थ्योरी ऑफ वैगनर से रिलेटेड है और कौन सी नहीं है, कौन सी इनमें से सही है, कौन सी इनमें से गलत है। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है? सविता, अजय, श्रद्धा, अनुश्री, फरीन, अंकिता। हाँ सविता, सियाल सीमा हमारी अर्थ की परत है। सबसे ऊपर आपकी सियाल, सियाल के बाद है सीमा और सीमा के बाद है आपका। सविता, आप क्या किसकी रिक्वेस्ट कर रहे हो, आपको फिर से समझाना है? वेरी गुड अजय, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही करते जाओ। और ऐसे ही प्रैक्टिस भी करो अपने पीवाईक्यू की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की।
बहुत आगे जाओगे, और मैंने आपकी बार बोला है आपको मंडे को मैं पीवाईक्यू करवाऊंगी, पीवाईक्यू सोल्व कराऊंगी। ठीक है, तो रेडी रहना आप सब लोग। किसे रिपीट करना है सविता, दोबारा से मेरे को बताओ एक बार, कौन सा रिपीट करना है आपको? वो मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगी, आपको दोबारा से समझा दूंगी। ठीक है, प्रीमाइस दोबारा से बता देती हूँ। तो जो तो अब पढ़ रहे हैं दोबारा से बेसिक प्रीमाइस। सविता देखो, सबसे पहले ये कहते हैं कि एडवर्ड सुयस है ना, जो एडवर्ड सुयस ने ये माना है कि जो हमारी अर्थ है उसकी तीन परत है, तीन लेयर है, सियाल, सीमा, निफे। तो उनको फॉलो करते हुए, उनकी बात को मानते हुए वैगनर ने बोला कि हमारी अर्थ की तीन लेयर हैं, उनका क्या नाम है? सियाल, सीमा, निफे। फर्स्ट अजम्पशन है ये। सेकंड अजम्पशन ये है, इन्होंने बोला है कि जो आपका कॉन्टिनेंट है वो ओशियन पर तैर रहा है, यानी कि आपका सियाल सीमा पर तैर रहा है बिना किसी रेजिस्टेंस के। आपका सियाल जब सीमा पर तैर रहा है तो सियाल सीमा में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। पहले इन्होंने ये बात बोली प्रीमाइस में, लेकिन बाद में ये यही कहते हैं कि जो सियाल है वो सीमा पर तैर रहे हैं लेकिन उनमें रेजिस्टेंस हो रहा है। ये इनकी सेकंड प्रीमाइस दी है आपके वेगनर ने, जो कि इनकी थ्योरी का एक क्रिटिसिज्म पॉइंट है। थर्ड ये बोलते हैं कि जो हमारा कार्बनीफेरस पीरियड है, कार्बनीफेरस पीरियड में ये जितना भी हमारा लैंड मास है ना, आज आप प्रेजेंट में देखते हो, प्रेजेंट में आपका नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सारे अलग अलग है। लेकिन कार्बनीफेरस पीरियड में ये सारे एक साथ थे और इन सब को मिला के नाम दिया गया है आपका पेंजिया। और इस पेंजिया के चारों तरफ ये वाटर बॉडी जो है, ये पानी वाले भाग को नाम दिया गया है पेंथालासा। ठीक है, अब ये कहते हैं कि ये जो पेंजिया है ना, अगला जो पॉइंट है प्रीमाइस है, वो ये है कि पेंजिया कार्बनीफेरस पीरियड में दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। नॉर्दर्न पार्ट को बोला जाता है लोरेशिया, या फिर लोरेशिया का दूसरा नाम है अंगारा लैंड, और सदर्न पार्ट को बोला जाता है गोंडवाना लैंड। तो इस लोरेशिया से हमारे कौन कौन से कॉन्टिनेंट निकले हैं? आपका नॉर्थ अमेरिका, आपका यूरोप और आपका एशिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो बना है आपके लोरेशिया से, और जो ये सदर्न पार्ट है पेंजिया का, इससे बना है आपका गोंडवाना लैंड। यानी कि आपका गोंडवाना लैंड में कौन कौन सा है? गोंडवाना से बना है आपका साउथ अमेरिका, आपका अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये बने हैं आपके गोंडवाना लैंड से। ठीक है, ये बता दिया। उसके बाद इन्होंने जो साउथ पोल है, साउथ पोल की लोकेशन भी बताई उस टाइम की, कि उस टाइम पे जो हमारा साउथ पोल लोकेटेड था वो डरबन के पास लोकेटेड था कार्बोनिफेरस पीरियड में। अब ये कहते हैं, इन्होंने इनकी जो थ्योरी है उसका क्रिटिसाइज कहाँ पे होता है, कि इन्होंने कार्बोनिफेरस पीरियड से पहले की जो सिचुएशन थी, यानी कि आपका परमियन, ये आपका मैंने करा है ना, कैम्ब्रियन, ओडोविसियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, इन पीरियड के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया कि इस पीरियड में हमारा जो अर्थ है वो कैसा था, हमारा पेंजिया की सिचुएशन कैसी थी, इस पीरियड में इन्होंने कुछ नहीं बताया। बस इन्होंने अपनी थ्योरी की शुरुआत ही कहाँ से कर दी? इस कार्बनीफेरस पीरियड से, जिसकी वजह से इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया जाता है। तो ये क्या है? ये इनके बेसिक अजम्पशन है। अब इनकी थ्योरी के रिगार्डिंग कुछ एविडेंस है, कि इन्होंने अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए एविडेंस दिए हैं।
सबसे पहला है आपका जिग्सा फिट। अब ये जिग्सा फिट का कंसेप्ट ये देखो, आज हमारा साउथ अमेरिका अलग है, अफ्रीका अलग है, लेकिन ये कहते हैं कि अगर हम साउथ अमेरिका को अफ्रीका में फिट करके देखें तो क्या है, वो बिल्कुल करेक्ट फिट हो जाता है, एग्जैक्टली फिट हो जाएगा, और इसको ही क्या बोला जाता है, जिग्सा फिट। तो ये क्या है, ये एक एविडेंस है जो शो करता है कि हाँ, पहले हमारा जितने भी लैंड मास थे वो क्या थे, एक साथ थे। तो ये कौन सा कंसेप्ट आपका, जिग्सा फिट का। सेकंड है आपका जियोलॉजिकल एविडेंस, यानी कि आपके जो कैलेडोनियन और हर्शियन पीरियड के जो माउंटेन है ना, जैसे कैलेडोनियन और हर्शियन पीरियड में बना है आपका नॉर्थ अमेरिका का अपलेशियन बना है आपका, और जो वेल्स में जो वेल्स है आपका, यानी कि यूके में और या वेस्टर्न यूरोप में जो आपकी रॉक्स मिलती हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बिल्कुल सेम है, वे एक ही पीरियड में बनी हैं। तो ये भी शो करता है कि पहले ये जो एरिया थे, यूके और नॉर्थ अमेरिका वाला भी पार्ट जुड़ा हुआ था, इसलिए वहां पे क्या हुआ, वहां पे एक साथ ही वोल्केनिक इरप्शन हुआ, और उस वोल्केनिक इरप्शन की वजह से ये लावा यहाँ पे जम गया, और लावा जम के रॉक्स बन गया, और उसकी वजह से क्या हुई, उसकी वजह से ये रॉक्स बन गई। और जब ये अलग हुआ, ये दोनों की, नॉर्थ अमेरिका ड्रिफ्ट कर गया और यूरोप ने भी ड्रिफ्ट कर लिया, तो आधी जो रॉक्स है वो इस नॉर्थ अमेरिका में चली गई और आधी जो है हमारी यूरोप में चली गई। तो ये भी शो करता है कि पहले हमारे जो पेंजिया था, पेंजिया, पहले जो हमारे पेंजिया के जितने भी पार्ट थे वो एक साथ थे। थर्ड ये कहते हैं कि अगर हम जियोलॉजिकली अटलांटिक ओशन की दोनों कोस्ट देखें, अटलांटिक ओशन की ईस्टर्न कोस्ट भी और वेस्टर्न कोस्ट भी, इन दोनों में क्या मिलती है, समानताएं मिलती है। यहाँ पे जो आपके फोसिल मिलते हैं, यानी कि यहाँ पे दोनों साइड जो कोल पेट्रोल मिलता है वो एक ही टाइम का मिलता है, एक ही समय में बना हुआ मिलता है। तो ये भी शो करता है कि हमारा जो पेंजिया है वे पहला क्या था, एक साथ था हमारा सारे कॉन्टिनेंट। देखो ये कहते हैं कि देर इज मार्क सिमिलरिटी इन द फॉसिल एंड वेजिटेशन रिमेन फाउंड ऑन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। ये देखो, ये है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका और ये वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। अगर इन दोनों में ये फॉसिल देखे तो इन दोनों में फॉसिल की समानता मिली है, जिसके कारण ये बोला गया है कि यहाँ पे जो पेंजिया है और जो साउथ अमेरिका और अफ्रीका, वे एक दूसरे में समाये हुए थे और इस एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे से मिले हुए थे, इसलिए यहाँ पे जो फोसिल्स है उनमें समानताएं मिलती हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये वेजिटेशन मिलते हैं, इनके नाम लिखने हैं। सबसे पहले है जो मेन आपकी वेजिटेशन है वो कौन सी है, वो है ग्लोसोपेटेरिस वेजिटेशन। ये जो ग्लोसोपेटेरिस वेजिटेशन है ये कहाँ कहाँ पे मिली है, ये मिली है आपके साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, इंडिया में, अंटार्कटिका में और ऑस्ट्रेलिया में। ये हर जगह मिली है, जो कि ये शो करती है कि पहले हमारे ये सारे कॉन्टिनेंट एक साथ थे। उसके बाद ये देखो आपका मेसोसोरस एक फोसिल है, ये कहाँ पे मिला, आपका साउथ अमेरिका और अफ्रीका में। तो ये भी शो करता है कि पहले हमारा साउथ अमेरिका और अफ्रीका एक साथ थे। उसके बाद आपका काइनोगैंथस है, ये भी मिलता है आपका साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में। और आपका जो ये लिसोटोरस है, ये आपका अफ्रीका में, इंडिया में, अफ्रीका में मिलता है। तो ये सब शो करते हैं कि पहले हमारे कॉन्टिनेंट एक साथ थे, जिसको मिला के क्या बोला गया है, पेंजिया बोला गया है। और पेंजिया के चारों तरफ हमारी वाटर की बॉडी थी, जिसको बोला गया है पेंथालासा। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं कि जो जियोडेटिक एविडेंस है ना, वो शो कर रहे हैं कि जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड हर साल अपनी जगह से पश्चिम की ओर जो है मूव कर रहा है 20 सेंटीमीटर पर ईयर। ये भी किसको शो करता है कि हाँ, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है, जो हमारी प्लेट है, वो क्या कर रही है, ड्रिफ्ट कर रही हैं। उसके बाद आपका एक लैमिंग, एक स्मॉल साइज एनिमल होता है। इनको क्या है, इनकी एक हैबिट है कि ये कहाँ से कहाँ चलते हैं, ये आपका चलते हैं ईस्ट टू वेस्ट। पहले आपका जो यूरोप था और नॉर्दर्न अमेरिका था वो एक साथ था, लेकिन अब बीच में अटलांटिक ओशन आ गया है। लेकिन इनकी जो हैबिट है वही है कि ये ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं और ये स्कैंडिनेविया को क्रॉस करते हुए पानी में गिर जाते हैं और इनकी मौत हो जाती है। तो ये भी शो करते हैं कि इनकी ये जो हैबिट है वो हजारों सालों से चली आ रही है, जो कि ये भूल नहीं पा रहे हैं। उसके बाद ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आपकी ग्लोसोपेटेरिस फ्लोरा मैंने बताई, कहाँ कहाँ मिलते हैं आपके जो सदर्न पार्ट गोंडवाना लैंड में, इंडिया में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका और फॉकलैंड आइसलैंड, इस सब में मिलती हैं।
ठीक है। अब ये जो लास्ट है कि ये जो कार्बोनिफेरस ग्लेशियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बोनिफेरस पीरियड में ग्लेशिएशन हुआ था आपके ब्राजील में, फाकलैंड में, साउथ अफ्रीका, पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इन सब जगह क्या मिलते हैं, ग्लेशिएशन के एविडेंस मिलते हैं कि हाँ इन सभी जगह पे एक ही पीरियड में क्या हुआ था, स्नोफॉल हुई थी, ग्लेशियर पड़े थे। और आज भी इनके एविडेंस मिलते हैं जो ये शो करते हैं कि हाँ पहले ये सारे जो आपके कॉन्टिनेंट है वो एक साथ थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो यहाँ पे आपका जो ये थ्योरी है ये कंप्लीट होता है। इसका बस क्रिटिसिज्म रह गया, कल हम इसके क्रिटिसिज्म भी पढ़ देंगे और ये थ्योरी हमारी हो जाएगी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसके बाद हम अपनी आइसोस्टेसी थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी भी पढ़ेंगे। अगर इस वाली थ्योरी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो पूछ लो, नहीं तो हम फिर कल अपना सी फ्लोर स्प्रेड और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और आइसोस्टेसी थ्योरी इसको कंप्लीट करेंगे। आ गया समझ में सविता? अगर कोई भी डाउट है, नहीं समझ में आता है तो पूछ लेना। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो ये पीडीएफ है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आपको क्लास से पहले ही अपलोड कर दिया था, आप चेक कर लेना। मैंने आपको जो ये पीडीएफ है वो अपलोड कर दिया है, अपने नोट्स बना लेना, रिवीजन कर लेना। और अगर मैं रिवाइज नहीं करवा पा रही हूँ तो अपने जो पीवाईक्यू है वो सोल्व करते रहा करो, रेगुलर डेली के 5 पीवाईक्यू सोल्व किया करो, ताकि आपकी जो हैबिट है वो अच्छी हो जाए और आपको जो क्वेश्चंस है वो याद रहें। ठीक है, आपको जो क्वेश्चंस है वो याद रहेंगे, अपनी हैबिट मत भूला करो। अगर क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कल हमारी जो क्लास है वो किस पे होगी, आपकी ऐप पर ही होगी, 6 बजे ही होगी। और आपकी ये जो थ्योरी है, हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी करेंगे, सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी करेंगे। तो अब जल्दी से बता दो कि कोई भी डाउट है तो। और जैसे अजय हम हर चीज को लिख के देखता है, वैसे सब ये लिख के देखा करो, क्योंकि ये कमेंट बॉक्स आपके लिए है। अगर आप याद करोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्या होगा, आपको खुद के लिए ही, आपके लिए ये यूजफुल होगा, क्योंकि आप साथ साथ जब लिख के देखते रहते हो तो आपको वो रिवाइज होता रहता है। ठीक है, आप जब ये खुद लिख के देखते हो तो आपको खुद ये रिवाइज होता रहता है। और जब तक आप खुद रिवाइज नहीं करोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, देखो नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम आप जब एग्जाम दोगे तो उसमें आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए होंगे, वो शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो, आप अपनी ट्रिक खुद बना। जब तक ये नहीं करोगे तो आपको याद नहीं होगा। ठीक है, और कोई भी डाउट है आपके किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो वो भी बता दो। और रिजल्ट के लिए तैयार रहो। अब जैसे कि हमारा एनटीए ने अपडेट डाल दिया है कि 26 या 27 जुलाई को हमारा रिजल्ट अपडेट होने वाला है। अगर 26 या 27 जुलाई को नहीं आता है तो वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, लेकिन 26, 27, 28 जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और आई होप हमारे जो बच्चों हमारे जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने नेट दिया उनका हो जाए, जेआरएफ हो जाए। हाँ बिल्कुल अजय, जय ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी को अब की बार क्या करना है, बिल्कुल घोल के पी जाना है, रोट लर्निंग कर देनी है, रोट लर्निंग के साथ साथ कंसेप्ट लर्निंग भी कर देनी है। और इस तरीके से कर देनी है कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं भूल पाओगे। और आज मैं जो आपका लास्ट अभी जो क्वेश्चन पेपर आया उसका एनालिसिस करूंगी और फिर आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन कैसे आए हैं। और अगर कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना होगा इन नोट्स में मैं तो आपके लिए वो भी ऐड कर दूंगी, कि आपका यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आता है फिर वो भी बता दूंगी। और सविता ने तो आई थिंक पेपर नहीं दिया है, अजय ने दिया है, रुचि ने भी दिया है। फरीन और अंकिता आपने एग्जाम दिया है? कोई बात नहीं सविता, फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो तो फर्स्ट टाइम में ही हो जाएगा। इस बार आप सब जेआरएफ लेकर आओगे, मुझे पक्का विश्वास है। डेली क्लास ऐसे ही ज्वाइन किया करो, ताकि लाइव क्लास का जो बर्डन है वो खत्म हो जाता है। और जब आप क्लास ज्वाइन कर लोगे और फिर नोट्स बना लोगे तो बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। तो फरीन ने भी नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, इस बार हम सबको जेआरएफ देना है।
जेआरएफ देने के लिए जाएंगे। अंकिता ने भी नहीं दिया है, अंकिता भी फर्स्ट टाइम दे रही हैं। तो कैसे आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन पेपर 1। कोई बात नहीं सविता, चाहे आप पीजी फर्स्ट ईयर में भी हो तो अब आप जो दिसंबर एग्जाम है वो दे सकते हो, और आप देने के लिए जरूर जाना, सबको देने के लिए जाना है। चाहे किसी का नेट क्लियर है या नहीं है, नेट क्लियर है तो जेआरएफ के लिए जाना है, और जेआरएफ क्लियर है तो अपना जो स्टडी है उसको बनाए रखने के लिए जाना है, ठीक है। और अगर आपका जेआरएफ के बाद मन नहीं होता है, जेआरएफ को बढ़ाने के लिए, अपना रिसर्च एक्सटेंशन कराने के लिए, जेआरएफ एक्सटेंड कराने के लिए जरूर जाना। तो अब मिलते हैं हम कल की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, एंड कोई भी प्रॉब्लम है तो शेयर करना। बाय बाय।